नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक खबर तो आपने कल परसों देख ली होगी, जब मार्केट गिर रहा था, बुरी तरह गिरा। क्यों गिरा ये भी पता नहीं कि किस वजह से गिरा, क्योंकि न तो एफआईआई ने बिकवाली की है, न ही डीआईएस ने बिकवाली की, उसके बावजूद भी मार्केट गिरा। चलिए, वो तो हो गई बात। मंडे को हो सकता है कि मार्केट में वापस अच्छी रिकवरी आ जाए। लेकिन दूसरी जो बुरी खबर है वो ये है कि जीवीके पावर एंड इंफ्रा, ये कंपनी दिवालिया हो गई है। और दिवालिया होने की क्या वजह है ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊँ, क्यों कंपनी एकदम अचानक से ये खबर आ गई दिवालिया होने की। आमतौर पर कोई कंपनी अगर दिवालिया जाती है तो दिवालिया होती है तो वो कोर्ट में जाती है, केस चलता है, सुनवाई होती है, ये होती है, एक लंबी प्रोसेस चलती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ही दिनों में हो गया है। 12 तारीख को डिसीजन हुआ था, 17 तारीख को इसको अनाउंसमेंट हुआ कि दिवालिया हो गई, और आज 19-20 तारीख है। अब ये हालत ये है कि इसके अंदर से आप निकल नहीं पाओगे। हो सकता है कि एक्सचेंज कुछ मौके दे बीच में निकलने के लिए, तब ज़रूर निकल लेना। आपको पता होगा कि मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाए थे, 5-6 महीने पहले, तब भी मैंने उस समय इसकी शेयर की प्राइस करीब 13-13.5 रुपये के आसपास थी। तब भी मैंने कहा था कि इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के रखना आपको, कि कभी भी कंपनी में कुछ हो सकता है। तो अब इसका जो आप अगर डेटा वगैरह जानते हैं, डेटा कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। अब वो कोई मतलब नहीं रहा उसको जानने का। शेयर की प्राइस अभी चल रही है इसकी 9 रुपये के नीचे, 8 रुपये 60-65 के आसपास, मतलब 9 रुपये मान लो मोटा मोटा। मार्केट कैप 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है -7 है, मतलब बहुत प्राइस के मुकाबले बहुत नीचे है बुक वैल्यू। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है। इस कंपनी ने लिस्ट होने के बाद में एक बार शेयर स्प्लिट होकर 10 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपया कर दिया था। बोनस भी कंपनी ने पहले दिया है, तो बहुत पहले बोनस दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है कंपनी ने, लेकिन काफ़ी पुरानी बात है। अब कंपनी कुछ देगी नहीं देगी, ये भगवान जाने कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ। तो इसका जो अगर रेवेन्यू की बात करेंगे, ईपीएस की बात करेंगे, आरओई की बात करेंगे, तो उससे भी वहाँ भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये इसका जो अगर ईपीएस है देखा जाए तो -1 रुपये के नीचे है, मतलब 1 रुपये के नीचे है, और आरओई करीब 1 रुपये के आसपास है। इसका अगर हम बात करेंगे, इसके कर्जे की बात करेंगे तो कर्जा ज़बरदस्त है, कंपनी के पास 4-5 गुना कर्जा है, और उसी कर्जे की वजह से ये कंपनी ख़त्म हो गई है, दिवालिया हो गई है एक तरह से। अब इसके अंदर आगे क्या होगा, किस तरह से चीज़ें बनेगी, कि ये सब आपको आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। तो ये कंपनी काम क्या करती है ये बता देता हूँ मैं आपको। ये काम, ये कंपनी के बहुत कई तरह के बिजनेस है। जीवी कृष्ण रेड्डी और संजय रेड्डी इसके मालिक है, इस कंपनी के। इनके होटल बिजनेस है, जीवी के होटल, जीवी के ताज होटल ग्रुप इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके अंदर होटल वगैरह चलाते हैं। इसके अलावा इनका जो एक 108 नंबर की एम्बुलेंस है, उसकी पूरा मतलब सर्विस है पूरे देश और अंडमान निकोबार समूह तक, वहाँ तक मतलब इनकी एक 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा देती है हेल्थ के लिए। इसके अलावा कई सामाजिक सरोकार जुड़ी है ग्रुप है ये। साथ ही साथ ये बिजली, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर एंड विंडो पावर, जैसे इस तरह की पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। मतलब कोयले से बिजली बनाती है, पानी से बिजली बनाती है, और विंड पावर भी इनके पास है। कई तरह बिजनेस है। इसके अलावा इनका कोयले का बिजनेस भी है, कोयले खदानों का। तो ये, और ये दूसरा जो काम करती है, इंफ्रा का ये काम करती है कि कई तरह की जो बड़े बड़े कंपनियों के लिए, जो सरकारी कंपनी, इनको लिए जो हाइड्रो पावर, थर्मल पावर जो यूनिट लगाना होता है, वो काम भी करती है कंपनी। हैदराबाद से कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में अच्छा दौर भी रहा, काफ़ी समय तक रहा, लेकिन अब ये कंपनी काफ़ी समय से कह सकते हैं कि नीचे तरह से चली जा रही हूँ। 2.5 रुपये तक का इसका लेवल आ गया था, गिरती गिरती 350 रुपये का शेयर गिरती गिरती 2.5 रुपये तक आ गया था। और 2.5 रुपये चढ़ते चढ़ते 15-16 रुपये तक गया, और 16 रुपये से गिरते गिरते वापस से 9-10 रुपये पर आया था। लेकिन अब यह है कि 9-10 रुपये भी आपको मिलने वाले नहीं हैं, ये मान के चलिए। कुछ हो सकता है, कुछ मौके मिले तो निकल जाना आप इसके अंदर, जब भी आपको मौका मिले। तो दिवालिया क्यों हुई, बात ये है कि दिवालिया होने की वजह से क्या आ रही है। तो ये जो कंपनी क्या, कि इनकी एक और कंपनी है जिसका है जीवीके कोयला कोल माइन, एक नाम से इनकी कंपनी है, जो कि बाहर मतलब काम करती है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोयले खदाने के, और सिंगापुर वगैरह में इस तरह इनका बिजनेस चलता है, जहाँ पर ये कोयले की खदानों का वगैरह काम करते हैं। तो उस कंपनी ने क्या हुआ था कि 10,000 करोड़ के आसपास लोन लिया हुआ था इन्होंने। ये बात है करीब 10 साल पहले की बात है।
उस समय क्या था कि इस लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक वगैरह और दूसरे लेंडर्स ने इनको लोन दिया था, जो इनकी विदेशी फर्म है वहाँ से दिया था लोन। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि जो गारंटर गारंटर बना था जीवीके ग्रुप बना था, जीवीके पावर, जो जिसकी शेयर की डीलिस्टेड होने का हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा था कि जो उस अमाउंट के लिए जो लोन लिया था जीवीके कोल माइन, उस कंपनी ने जो लोन लिया था उसी को, उसकी लोन की गारंटी इन्होंने जीवीके पावर ने ले ली। अब क्या वो कंपनी लोन चुकाने में नाकामयाब रही। इनकी कंपनी थी ग्रुप इनकी, लेकिन उसमें कोई विदेशी सब्सिडरी के साथ में, मतलब क्या होता है कि जब बाहर कोई यूनिट कंपनी काम करती है तो वहाँ की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में या किसी तरह काम करती है। यहाँ पर क्या गारंटी इन्होंने ली थी, जीवीके पावर वाला कंपनी इन्होंने गारंटी ली थी उसके पैसे की। अभी लोन चुकाने में नाकामयाब रहे, लोन नहीं दे पाए। तो बाद में क्या हुआ कि 2022 में इसको कंपनी के आईसीआईसीआई बैंक ने इनकी तरफ से नोटिस गए इनके पास, और दिवालिया कोर्ट में जाने की बात चली, 2022 की बात है। तब इन्होंने कहा था कि हम कुछ पैसा चुका देंगे आपको, और हमारे अडानी ग्रुप से बात चल रही है, अगर अडानी हमारे पैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे आएगा तो वो पैसे से हम आपका लोन चुका देंगे। जो कि उस समय लोन की जो वैल्यू बन रही थी करीब 15,000 करोड़ के आसपास, मतलब 9,400 करोड़ के तो लोन था, फेस लोन था, और 6,111 करोड़ के आसपास का उसका ब्याज था। और इसके अलावा 1,30,00,000 रुपये के आसपास जो एक से मतलब कुछ जो ब्रोकर वगैरह के सर्विस चार्ज वगैरह कुछ ऐसे थे, वो ऐसा मिला करीब करीब 15,000 करोड़ के आसपास पैसा बन रहा था। तो इन्होंने कहा था कि हम 5,000 करोड़ हम आपको अभी चुका देंगे, धीरे धीरे सारा पैसा चुका देंगे, बैंकों से कहा था। और कुछ सेटलमेंट की बात भी चल रही थी कि सेटलमेंट कर लेंगे तो कुछ बीच की प्राइस निकलेंगे वहाँ पर हम आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये लोग पेमेंट के देने में नाकामयाब रहे। इसके बाद जो आईसीआईसीआई बैंक वगैरह ने और नोटिस वगैरह भेजे, लेकिन इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट ये हुआ कि इसको दिवालिया कोर्ट में ले गए, और इसके लिए एक लंदन की कोर्ट का भी एक हवाला दिया था कि वहाँ पर भी अगर कंपनी अगर पैसा देने में नाकामयाब रहती है, मतलब लोन नहीं चुका पाते, तो उसको दिवालिया की अर्जी को स्वीकार कर लेना चाहिए और दिवालिया कर देना चाहिए इसी कंपनी को, जो कि लोन के लिए बार बार कहने के बावजूद भी लोन नहीं चुका रहे हैं। उसी के आधार पर बनाकर क्या हुआ था कि यहाँ पर एनसीएलटी की जो हैदराबाद बेंच है, वहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक वगैरह और दूसरे जो लेंडर थे उन लोगों ने जाकर मतलब दिवालिया के लिए अर्जी लगा दी, और जो हैदराबाद की बेंच है उन्होंने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया और कंपनी को दिवालिया कर दिया। अब ये भागदौड़ कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारी इस कंपनी को बचाया जाए, लेकिन अब इनके हाथ से कह सकते हैं कि एक तरह से कंपनी निकल चुकी है 90%। एक और मामला इसके साथ एक वो ये बनाता है कि जब इन्होंने क्या हुआ था कि पिछले दिनों जो जीवीके ग्रुप इन्होंने इनका कुछ एयरपोर्टों का काम भी था, एयरपोर्टों के ऊपर इनके पास कुछ ठेके वगैरह थे, जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट वगैरह इनके। तो इन्होंने बेंगलुरु एयरपोर्टों का जो काम वगैरह था वो किसी को मतलब बेचने की बात चल रही थी, जो अडानी को शायद किसी को बेच रहे थे ये। तब आईसीआईसीआई बैंक ने इनको नोटिस दिया था कि शर्तों के अनुसार चूँकि आपने हमसे लोन ले रखा है, भारी भरकम लोन ले रखा है, तो आप कोई भी अपनी एसेट को किसी को बेच नहीं पाओगे, बेच नहीं सकते। तो इस कारण क्या है कि वो मामला, उस कारण इनका पैसा आना रुक गया था अडानी ग्रुप से इनसे, और इस कारण ये कर्जा भी नहीं दे पाए थे। ये चाहते थे कि भाई अगर हमें छूट मिल जाए कि हमारे को संपत्ति एसेट बेचकर हम इनका कर्जा चुका दें, लेकिन बैंक चाहते थे कि पहला कर्जा चुकाओ फिर आप अपनी संपत्ति बेचो। वैसा मामला हुआ था जब आपने देखा होगा जो फ्यूचर ग्रुप में भी ये हुआ था कि आप पहले कर्जा चुकाओ और फिर बाद में अपने एसेट बेचो। यहाँ पर भी क्या कि इस तरह मामले बन गए थे कि इनको एसेट बेचने से रोक दिया, तो ये अपना पैसा दे नहीं पाए। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर की अब नीलामी की जाएगी इस कंपनी की, जो कि हैदराबाद बेंच में जो एनसीएलटी की, और नीलामी के लिए बोलीदार बुलाए जाएंगे जो भी इस कंपनी को खरीदेगा। कोई भी इस कंपनी को जो खरीदने वाला आएगा उसको जो बैंक का जो कर्जा बनता है करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कोई कहीं कहीं ये भी मानने में आता है कि करीब 18,000 करोड़, लेकिन जो भी हो 18,000 करोड़ हो या 15,000 करोड़ जो भी हो, इतना पैसा बना हुआ है। तो अब क्या कि जो नीलामी में जो बोलियाँ आएगी उस बोली में ये देखा जाएगा कि कंपनी के पास कितनी एसेट है, कितनी संपत्ति है, कितना उसका पास वैल्यू है, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, उसकी कर्जे काट कर ये सारी चीज़ देखकर उसकी एक वैल्यू निकलेगी। उसके आधार पर जो भी लेनदार आएगा, जो भी खरीदार आएगा, वो उसकी बोली लगाएगा। उस बोली के ऊपर अगर जो लेंडर मतलब जो आईसीआईसीआई बैंक और जितने जो कर्जेदार बड़े बड़े कर्जेदार वो अगर सहमत हो जाएंगे कि उसके उस प्राइस में इस कंपनी को बेचने के लिए, तो वो पैसा मतलब उस प्राइस में ये कंपनी बिक जाएगी। लेकिन जो भी पैसा आएगा सबसे पहले बैंकों को जाएगा,
वो सेटलमेंट होगा, जो भी हेयर कट होगा, अगर मान लो कि 15,000 या 18,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और ये अगर यहाँ पर ब्याज भी छोड़ देते हैं तो वो भी ब्याज छोड़ने के बाद भी करीब 9,400 करोड़ रुपए कर्जा बनता है। या 9,400 करोड़ जो मूलधन में से भी अगर कुछ पैसा छोड़ते हैं 5-6,000 करोड़ भी, तो कह सकते हैं कि जितने पैसे पे कंपनी बिकेगी वो सारा पैसा पहले बैंकों को इनको जाएगा। उसके बाद कुछ बचेगा तो आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक जितनी भी कंपनियां जो दिवालिया कोर्ट में वहाँ पर रिटेलरों को कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि बैंकों को पूरा पैसा नहीं मिलता। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर कट करना पड़ती, बैंकों को बहुत पैसा छोड़ना पड़ता है, अपने ब्याज भी छोड़ना पड़ता है, ब्याज तो छोड़ो मूलधन भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो बैंकों को नाम मात्र पैसा मिलता है, तो आपको कोई मिलने के चांस मुझे नहीं लगता है कि मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो दीवान हाउसिंग में कुछ भी नहीं पैसा मिला। तो आप भगवान से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ अगर ऐसा इनको कुछ ज्ञान दे कि भाई रिटेलर इन्वेस्टर भी फंसा पड़ा है, उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर नया कोई ख़रीदार, नया मालिक आता है और कुछ देता है तो वो आपकी और हमारी किस्मत रहेगी।